मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का जो एक प्रैक्टिस सेट 2026 के लिए बैच के लिए चल रहा है, ठीक है। उसमें एसएससी जीडी 2026 में गागर में सागर सीरीज जो आरडब्ल्यूए की टीम के द्वारा जो नई बुक लॉन्च की गई है, उसी को हम लोग यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो उसमें सामान्य अध्ययन का जो हिस्ट्री का पोर्शन है, आज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है पेज में हर पॉइंट का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आरडब्ल्यूए का जो गागर में सागर बुक है, उसका सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि भैया इस चीज़ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हमारे लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपकी इसकी जो है पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, वहाँ पे डाल दी गई है, ठीक है। भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले बहुत जल्दी तक पहुँच जाए। दूसरा बात, चैनल को भैया लाइक कर दीजिए जो भी वीडियो देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ को पढ़ने का जो है अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है। तो हम टाइम को वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग डायरेक्ट सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर का जो है पोर्शन पूरा दिया हुआ है गागर में सागर सीरीज का, ठीक है। गागर में सागर सीरीज का हिस्ट्री पोर्शन दिया हुआ है। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि इस बुक में कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में चीज़ों को डिवाइड किया गया है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये भारत के इतिहास के बारे में पहले बता रहा है, ठीक है। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में कह रहा है। प्राचीन इतिहास कह रहा है कि पाषाण काल को 3 भागों में, क्योंकि हमारे इतिहास में जो मान्यताएं हैं, जहाँ तक हम लोग अपने पहले की चीज़ों को खोज सके हैं, अभी तक जो अभी तक हमारे सामने जो खोज हुई है, वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, पाषाण काल से ही चीज़ें प्रारंभ होती हैं, ठीक है ना। पाषाण काल से ही चीज़ें हम लोगों को सामने आती है। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, ठीक है। 3 भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है। तो पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। आगे कह रहे हैं, पहला क्या है इसमें, प्रागैतिहासिक काल। पहले हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, जो पाषाण काल से भी एक स्टेप पीछे की बात हो रही है। कह रहा है कि आग का आविष्कार जो होता है पूरा पाषाण काल में हुआ है, ठीक। इनको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसमें पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी का, ठीक है, कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ है या किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव को जीविका का मुख्य आधार क्या था भैया? शिकार करना था। वो शिकार करके अपने जीवन का निर्वहन किया करते थे, याद रखना। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले आए थे। किसके औजार? पत्थर के औजार। ये पूरा पाषाण, क्योंकि पाषाण काल की बात हो रही है अभी, और किसी भी अन्य चीज़ों की खोज नहीं हो पाई है। बस आग की खोज, 2 पत्थरों को आपस में ऐसे टकराव किया गया, उनको रगड़ा गया, और उनके रगड़ से जो घर्षण से जो चिंगारी उत्पन्न हुई, जो प्रज्वलित उत्पन्न हुई, जो गर्मी उत्पन्न हुई, उसी से आग का आविष्कार कर लिया गया, ठीक है। मनुष्य जो होता है शुरू से ही जो है, इंसान जो है बहुत महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है, ठीक है। इनको अपनी चीज़ों के लिए जो है शुरू से ही पॉइंट को संभालना पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है आपके सामने कि पत्थर के औजार जो है सबसे पहले कहाँ पर बनाए गए थे? पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए गए। पूरा पाषाण काल में कौन सा स्थल? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये पूरा पाषाण काल का एक स्थल है, भीमबेटका स्थल जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि पहिए का आविष्कार जो है किसमें हुआ था भैया? अब देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब उसके बाद तीसरे फेज में आता है नव पाषाण काल। तो ये नव पाषाण काल में किसका खोज हुआ? पहिए का खोज कर दिया गया, ठीक। कृषि का आविष्कार भी भैया नव पाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। अब आप लोग ये बताइए कि कृषि में सबसे पहले किस फसल का आविष्कार किया गया था, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक। आगे कह रहा है कि मनुष्य के घर बनाने की प्रवृत्ति जो होते नव पाषाण काल से सीखी थी। नव पाषाण काल में उन्होंने घर में रहने की व्यवस्थाएं सीख ली थी कि अब हमको एक घर चाहिए, उसमें हम लोग अपने रहेंगे, ठीक है।
कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। किसको? कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले क्या है, तांबा धातु की खोज की थी। किस धातु की खोज करी? तांबे की खोज करी। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल, देखो जो मैं कमेंट में आपसे बोलने के लिए कह रहा था वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। इसको यौ बोलते थे उस टाइम पर, जौ, जिसको आज हम लोग बोलते हैं। ये मनुष्य के द्वारा बोई जाने वाली पहली फसल हुआ करती थी। ठीक। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रथम औजार क्या है? कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी। ये तो रहा आपके जो है पाषाण काल से संबंधित सभी तथ्य, सभी पॉइंट्स। ठीक। अब वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रमुख वेद कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद की कुल संख्या कितनी होती है? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद होता है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ये सबसे नवीन वेद होता है। ठीक। 5वां वेद अपने भारत का कौन सा है? सनातन संस्कृति का कौन सा है? 5वां वेद जो है, 5वां वेद कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए 5वां वेद किसको कहा जाता है। ठीक है। 5वां वेद किसे कहा जाता है वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में कहते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल आपके सामने हैं। 10 मंडल में 1028 सूक्त दिए गए हैं और लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं, मतलब इतनी पंक्तियां हैं। ऋचाओं से क्या आपका तात्पर्य है? पंक्ति का, पंक्ति का तात्पर्य, इतनी पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है। कह रहा है कि ऋग्वेद में एक बार किसका प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। मतलब तब से गंगा और यमुना नदियों का जो है संगम चला आ रहा है। चीज़ों को पढ़ते और समझते सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है। ऋग्वेद में 3रे मंडल में गायत्री मंत्र, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, का उल्लेख मिलता है। किसने की थी? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो है आपको गायन जो करते हैं आप सभी, ये कहाँ पर मिलेगा? आपको 3रे मंडल में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 3रे मंडल में देखने को मिलेगा। जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। किसका? सोम देवता का। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल क्या है? सबसे अंत में जोड़ा गया है और सबसे पहले 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6वां ऐसे करके बाद में पहला और 10वां मंडल, इन सबको सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। बाकी के सभी वेदों के बारे में, सभी मंडलों के बारे में अच्छे से विस्तार से चर्चाएं कर ली गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपके सामने है हिस्ट्री में क्या कह रहा है। यजुर्वेद के बारे में बात कर रहा है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या कह रहा है? यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में पढ़ा जाता है। जो आज हम लोग संगीत और नृत्य ये सब कार्यक्रम करते हैं वो यजुर्वेद से ही लिया गया है, इसी से प्रभावित होकर चीज़ों को करते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये कि कर्मकांडीय वेद कौन से होते हैं, जिसको यजुर्वेद कहते हैं हम लोग। ठीक। यजुर्वेद कितने भाग होते हैं? यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के 2 भाग हैं। सामवेद क्या है? सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान करना। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान करना। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह आपको भी देखने को मिलेगा। ये सामवेद में दिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। जो आज के टाइम पे भारतीय संगीत में सभी चीज़ों को गायन किया जाता है वो आपको सामवेद में देखने को मिलेगा। सामवेद में मुख्यतः सूर्य के स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएँ आपके सामने देखने को मिल जाएंगी। कितना? 1875 ऋचाएँ सामवेद में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है अथर्ववेद के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में बात कर रहा है। अथर्ववेद में क्या आपके सामने दिया गया है? अथर्ववेद में क्या कह रहा है? अथर्ववेद में कह रहा है कि सबसे बाद में लिखा गया है। इसको अथर्व गिरश वेद भी कहते हैं। अथर्व गिरश वेद भी कहा जाता है। ठीक। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मा वेद। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, ब्रह्मा ज्ञान तथा समाज निष्ठा इत्यादि विषयों का उल्लेख आपको भरसक मात्रा में देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अथर्ववेद में यह भी बताया गया है कि सभा एवं समिति जो होती हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। प्रजापति जो थे, एक महाराजा थे ना, उनकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम सभा था एवं दूसरे का नाम क्या था? समिति था। ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं कि 4 वेद जो आपके सामने है उनके उपवेद भी हुआ करते थे। तो यजुर्वेद ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का क्या होता था, धनुर्वेद होता है, सामवेद का गंधर्व वेद होता है, अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है। ये इसके उपवेद हैं, ठीक है। मतलब उन्हीं से एकदम कंप्रोमाइज़ करके, उन्हीं से काट छाट के और उन्हीं को थोड़ी बृहद मात्रा में चीज़ों को बढ़ाकर जो नया एक संकलन तैयार किया गया उसको हम उपवेद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब जो जिनकी संरचनाएं रचनाएं तो वेद के ही समान हैं, लेकिन हम उनके पार्ट जो है और उनके कार्यशैली क्रियात्मक वर्णन जो है उनका अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, शिक्षा। कह रहा है कि शिक्षा वेद की नाक होती है, वेदांग जो होता है, ठीक है। कल्प क्या होता है, वेद के हाथ है। व्याकरण क्या है, वेद का मुख है। निरुक्त क्या है, वेद के कान है। छंद आपका क्या है, वेद के पैर है। ज्योतिष क्या है, ये वेद के क्या आपके नेत्र हैं। वेद का नेत्र, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि वेद का नेत्र किसे बोलते हैं, ज्योतिष को बोलते हैं। वेद का मुख व्याकरण को, वेद का हाथ किसे बोलेंगे, कल्प को बोलेंगे भैया। तो आप पूछोगे भैया वेद का नाक किसे बोलेंगे, नाक भी तो वेद का होगा कुछ, तो उसको शिक्षा को बोल देंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, देखते हैं आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि प्रमुख वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। प्रमुख वेद क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी होता है, ऐतरेय और कौशितकी होता है, ये ऋग्वेद का है, ठीक है। यजुर्वेद का क्या होता है, शतपथ और तैत्रीय होता है, शतपथ व तैत्रीय होता है, ठीक है, ये यजुर्वेद का है। सामवेद का क्या होता है भैया, पंचविश और षड्विश होता है। सामवेद का क्या होता है, पंचविश और षड्विश होता है। अथर्ववेद का होता है गोपथ। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है आपका, गोपथ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पुराण पे बात करते हैं। पुराण में कह रहा है कि कुल संख्या पुराणों की कितनी होती है भैया, 18 होती है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण क्या है, मत्स्य पुराण होता है। विष्णु पुराण का संबंध किससे है, मौर्य वंश से है भैया, विष्णु पुराण का संबंध, ठीक है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है, सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण का संबंध है, ठीक है। तथा वायु पुराण का संबंध किससे है, वायु पुराण का गुप्त वंश से है। गुप्त वंश के काल में है वायु पुराण को लिखा गया है। मत्स्य पुराण को लिखा गया है सातवाहन वंश में, और विष्णु पुराण को किसमें लिखा गया है, मौर्य वंश में आपका लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, मौर्य वंश में, ठीक। आपके सामने क्या कह रहा है, एक नोट दिया गया, कह रहा है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है, 108 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, 108 मानी गई है, ठीक है ना। आपको इन चीज़ों को याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में कह रहा है कि हड़प्पा के टीलों का अवशेषण जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के माध्यम से 1921 ईस्वी में, हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के माध्यम से ही, राय बहादुर दयाराम साहनी के माध्यम से ही किया गया था, ठीक। और नेक्स्ट आगे आपके क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सीधे क्वेश्चन करता है ये एसएससी जीडी जो होता है, ये सीधे क्वेश्चन करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता, एक प्राचीन सभ्यता, एक नूतन सभ्यता, ठीक है, और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से आपको सही आंसर क्या मानना है, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा समाज क्या था, एक मात्र सत्तात्मक था। क्या था, एक मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। आगे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, मात्र देवी की पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे, क्योंकि माताओं के नाम से उनको जाना जाता था। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि भैया फलाने के पुत्र हैं, हम लोग फलाने के पुत्र हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पर माताओं का नाम लिया जाता था, पिताश्री का नाम नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो जो बच्चों की पहचान होती थी वो महिलाओं के माध्यम से होती थी, इसी को बोलते हैं पितृसत्तात्मक, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेडियो कार्बन 14 ये आपके टाइम पीरियड को जानने का एक आपकी रासायनिक पद्धति है, रासायनिक पद्धति है ना, रासायनिक पद्धति। इसी के माध्यम से आप किसी भी चीज़ की कार्बन डेटिंग करते हैं उसी तत्व की, और ये पता लगा देते हैं कि कौन सा पीरियड कितने वर्ष पुराना है, ठीक है। तो उसकी पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कितना हुआ है, 2500 ईसा पूर्व, बोले तो बीसी से 1700 ईसा पूर्व बीसी माना गया है, 2500 से 1750 बीसी माना गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी को कांस्य युगीन युग सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य की खोज भी इसी टाइम पर हुआ था। तो सिंधु घाटी को क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे में टिन क्या है,
तांबे में टिन मिलाकर कांसा या कांस्य बनाने की विधि आती थी। क्या है? तांबे में टिन मिलाकर क्या बना देते थे? कांसा। कांसे का आज भी यही होता है। कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ होता है, उसको कांसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक। हड़प्पाई लिपि क्या थी? पिक्टोग्राफ, मतलब चित्रात्मक थी। क्या थी? एक पिक्टोग्राफ थी, वो चित्रात्मक, चित्र को बनाकर ऐसे ऐसे कुछ चित्र बना दिया करते थे और उन्हीं से चीज़ों को समझ लेते थे कि ये उनकी लेखन शैली थी। ठीक है। लिपि थी, भाषा थी उनकी। जैसे आज अपनी भाषा क्या है? देवनागरी है ना, देवनागरी लिपि है ना। ठीक है, देवनागरी लिपि है ना, और भाषा क्या है आपकी? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो सेम उसी तरीके से उस टाइम पर क्या था? चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक सिस्टम था। कह रहा है कि यह लिपि जो थी कहाँ से? दाईं से बाईं ओर। जैसे हम लोग कहाँ से लिखते हैं? ऐसे 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 लिखना चालू कर, इस वे में, लेकिन वो लोग दाहिने से बाएं लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, वो दाहिने से बाएं तरफ की ओर लिखते थे। तो ये याद रखना आपको। फिर आगे कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी कपड़े भी पहनते थे। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है भैया। आज के वर्तमान में कहाँ पे है? सिंध प्रांत में। क्या? मोहनजोदड़ो जो वो है आज का, वो सिंध प्रांत में आपके देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। सिंध प्रांत में ही नहीं है, वो सिंध का बाग भी कहलाता है मोहनजोदड़ो जो है। कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से एक अद्भुत निर्माण वृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो स्नानागार है, ठीक है, स्नानागार मतलब जहाँ पर स्नान किया जाता था। ठीक है, स्नान किया जाता था, वहाँ पर एक बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। और आज के वर्तमान में कहाँ पर है? ये लोग कमेंट करके बताओ आप लोग। इस टाइम पर आपका मोहनजोदड़ो किस प्रांत में और किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है कमेंट करके। ठीक। कह रहा है हड़प्पा कालीन मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र भी मिला है। एक सींग वाले पशु का चित्र कहाँ मिला है? हड़प्पा कालीन मोहर पर। हड़प्पा कालीन ज़्यादातर मोहरे क्या है? सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है। सेलखड़ी एक पत्थर का क्या है? एक प्रकार है, उसी के पत्थर से निर्मित है। ज़्यादातर मोहरे उसकी है। मोहरे जो मतलब सिक्के, आज के टाइम पे वर्तमान में जो रुपए होते थे उनको मोहर कहा जाता था वहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उन पर काले रंग से डिजाइन करते थे। बर्तन किससे बनाते थे? दो क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन है कि वो लोग बर्तन किस मिट्टी से बनाते थे? लाल मिट्टी से। उस पर डिजाइन किस रंग से करते थे? काले रंग से किया करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम स्थल को क्या बोलते हैं हम लोग? दैमाबाद बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिणतम, अगर आप लोग रूट मैप के हिसाब से ये देखोगे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये पश्चिम है। तो दक्षिणतम स्थल क्या है? ये दक्षिणतम, ये वाला जो एरिया है आपका, ये दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद है। ठीक, ये दैमाबाद है। ठीक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है आपका। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, आगे कह रहा है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता, आगे क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के, क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो कह रहा है। तो नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता। वो कहाँ पर स्थित है इस टाइम पर? आज के टाइम पे ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के सामने है? रावी नदी पर है। कहाँ पर है? रावी नदी पर। ठीक। दूसरा स्थल आपका क्या है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो वो कहाँ पर है इस टाइम पर? पाकिस्तान में, यहाँ भी स्थित है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। फिर कह रहा है कि चन्हुदड़ो कहाँ पर है? क्या? चन्हुदड़ो कहाँ पर है? यह भी पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। आपको बता दें कि हड़प्पा कालीन जितनी भी संस्कृति और सभ्यताओं की खोज की गई है वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे ही मिली है। तो सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से ही इसका दूसरा नाम क्या बना कर दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया है। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे।
आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि लोथल कहाँ मिला है भैया, आप बोलोगे तो बोलोगे गुजरात में मिला है। ये कहाँ पर है, भोवना नदी के किनारे है। कहाँ पे, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में मिला है भैया। कहाँ पे में, हरियाणा में। इसके बगल में कोई नदी नहीं बहती है, इसलिए यहाँ पर डॉट का निशान आपके सामने दिया है। तो बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है कि धौलावीरा, धौलावीरा है गुजरात में। राखीगढ़ी है हरियाणा में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है आपके, पंजाब में है। आगे क्या है, रंगपुर है। रंगपुर कहाँ पे भैया, बोलोगे गुजरात में। किस नदी के किनारे है, भादर नदी के किनारे। और रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे आपका मिलेगा। ठीक है, सतलज नदी के किनारे। इधर देखते हैं, कह रहा है कि सुतकोटका कहाँ पे है, गुजरात में आपके है। सुतकांगेडोर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है भैया। ये भी दास्क नदी के किनारे मिलेगा आपको। आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पर, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अब देखो, उत्खनन स्थल के बारे में पूछेगा और वो पूछेगा कि कहाँ पर है। ये प्रमुख स्थल कुछ दिया गया है, जैसे हड़प्पा है। उत्खननकर्ता किसने खोज करी इस चीज़ की, और वहाँ पर आपको कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें प्राप्त हुई है, इनके बारे में कह रहा है। तो नंबर 1 पे क्या आपके है, हड़प्पा है। हड़प्पा को किसने खोजा था, राय बहादुर दयाराम सहनी जी के द्वारा खोजा गया ये थे। अब यहाँ पे मिला क्या है, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष मिला है। लिंग योनि के प्रतीक भी आपको मिले हैं। आज के टाइम पर जिस लिंग योनि के बारे में लोग बात करते हुए शर्माते हैं, जिस प्रतीक चिन्ह को लेकर, वो चीज हम हड़प्पा कालीन संस्कृति से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, जिन पर आज के टाइम पर खुल के कोई बात भी करना नहीं चाहता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका क्या मिला है, लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली में क्या हुआ है, गेहूं और जौ, ये दोनों चीजें आपको मिली हुई हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता में। पासा मिला है, ताम्रतुला और दर्पण मिला हुआ है आपको। विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागार मिले हुए हैं। 6 अन्नागार मिले हुए हैं कहाँ पर, हड़प्पा में। तो विशाल अन्नागार कहाँ मिला हुआ है, कोई पूछेगा तो क्या बताना है, हड़प्पा में मिला हुआ है। ठीक है, आपको कमेंट करके एक चीज बताना है कि विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला हुआ है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला हुआ है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। स्नानागार सबसे बड़ा कहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, स्नानागार सबसे बड़ा कहाँ पर मिला हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है कि कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए जो कुत्ते की मूर्ति है, वो भी आपकी हड़प्पा सभ्यता में ही दी गई है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान मिली है। कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान भी किस में मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मिला है। संघ से निर्मित बैल मिला है। स्वास्तिक और उस पे चक्र के साक्ष्य, यह भी किस में मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मिला है। सीपी का पैमाना कहाँ पर मिला भैया, सीपी का पैमाना आप भी बोलोगे तो कहाँ मिला है, ये भी हड़प्पा कालीन सभ्यता में ही मिला है। दूसरा आपके सामने है, कह रहा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से भैया किसने खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने। ये इसमें क्या क्या मिला है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति मोहर मिली है, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं, सीपी से बनी हुई पटरी मिली है, मिट्टी का तराजू मिला है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है, और भट्टों के अवशेष भी मिले हुए हैं। भट्टों के अवशेष भी कहाँ से मिले हुए हैं भैया, मोहनजोदड़ो से आपको देखने को मिला है। ठीक है, फिर वही चनहुदड़ो से क्या मिला है, चनहुदड़ो से अर्नेस्ट मैके ने किया था इसकी खोज। 4 पहिए वाली गाड़ी, मनके का कारखाना चनहुदड़ो में मिला है। वक्राकार ईंट, अलंकृत हाथी और कंघा, ये सब चीज चनहुदड़ो में मिली हुई है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा आपका स्थान है प्रमुख, लोथल। लोथल चौथा स्थान आपका जो है किसने किया था, एस.आर. राव ने किया था। इसकी खोज किसने की थी, एस.आर. राव ने। फारस की मोहर, बंदरगाह, धान और बाजरे के साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता और धान की भूसी, ये सब किस में मिले हुए हैं, लोथल में मिले हुए हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी जो है कालीबंगा आपके सामने है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में क्या मिला हुआ है, कालीबंगा। ठीक है, अर्थ काली चूड़ियाँ यहाँ पे है, इसीलिए इसको कालीबंगा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि 8 काली चूड़ियाँ वाला एक स्थान है, इसलिए उसका क्या नाम है, अर्थ कालीबंगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, बीबी लाल एवं बीके थापर के माध्यम से की गई थी। 7 आयताकार अग्निकुंड जो अग्निवेदिका के नाम से जाने जाते हैं ना, वो कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मोहर, मिट्टी के मनके, कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हुई हैं। सिलबट्टा कहाँ मिला हुआ है, कालीबंगा में। प्रतीकात्मक समाधियाँ कहाँ मिली हुई हैं, ये भी कालीबंगा में मिली हुई भैया। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं भैया, छाप, आप बोलोगे भैया कालीबंगा में मिला हुआ है।
ठीक है, कालीबंगा में मिला हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, कह रहा है कि भैया कि बनावली जो आपके सामने है, इसकी खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी। इसमें क्या मिला है? हल्की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना, हल्की आकृति का जो मिट्टी का खिलौना बना है वो बनावली में मिला है। तांबे के बाणाग्र कहाँ मिले हुए हैं? ये भी बनावली में मिले हुए हैं। तांबे के जो बाणाग्र हैं वह कहाँ मिले हुए हैं? बनावली में मिले हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आज सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता संस्कृति आपको समझ में आई होगी बेहतर तरीके से। यह क्लास भी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे जो वैदिक सभ्यता के बारे में होगा। ठीक है, कल हम लोग वैदिक सभ्यता और संस्कृति को लेकर आएंगे नया चैप्टर, वो दूसरा चैप्टर होगा, हिस्ट्री से होगा। और ऐसे डे बाय डे हम लोग आगे चैप्टर्स को करते रहेंगे। आप लोग से भैया जाते जाते रिक्वेस्ट है यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पहली बात नहीं करते हैं, क्योंकि व्यूज़ का देखते हैं रेशियो जो होता है एकदम अप पॉइंट पे होता है, लेकिन जो सब्सक्राइब वाला पॉइंट होता है वो बहुत ही डाउनफॉल में होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और भैया लाइक कर दिया करिए, और कमेंट में अपनी राय बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगती है और हम लोग आपके लिए और बेहतर क्या प्रयास कर सकते हैं। ठीक, आप लोग इसको कमेंट में करके जरूर बताइए भैया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और इस बार एसएससी जीडी को गर्दा गर्दा कर देना है। ठीक है, एसएससी जीडी को गर्दा गर्दा कर देना है इस बार। ठीक है, आप लोग को वर्दी लेके रहनी है इस बार। ठीक है, तो लगे रहिए, ध्यान से पढ़िए कम से कम। ठीक है ना, बाकी हम तो प्रयास कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों से जहाँ तक बन पड़ेगा हमारी टीम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का जो है, हमारे टेलीग्राम का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइए और उसको टच करिए, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।